100 भी किया। और ये उस टीम के अंदर सिर्फ 2 ही लड़के ऐसे थे जो इस टीम में भी हैं, हारिस रऊफ और शाहीन हफीज। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं गलत नहीं तो शायद फिनालन ने एक मैच में 100 भी किया था T20 के मैच में। तो क्या उसने कितनी क्रिकेट खेली हुई थी भाई? फिनालन को देख लो ना, कितनी उसने क्रिकेट खेली हुई है, कितने मैचेस उसने T20 के खेले में, 20 25 30 खेले होंगे। तो क्या जब ये आते हैं, ये क्यों इतना अच्छा खेलते हैं? ये उनका सिस्टम उसका सिस्टम जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है। क्रिकेट बहुत तगड़ी होती है, क्लब क्रिकेट होती है। ये बात यार हमारे लोगों को नहीं समझ आती भाई। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हमें किसने कोचिंग की है? हमारे दौर में, हम अपने दौर तक की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। हमारे दौर में भी किसी ने कोचिंग, मुझे आज दिन तक किसी ने कोचिंग नहीं की थी कि किस तरह बॉलिंग करते हैं, किस तरह भागते हैं, किस तरह रिवर्स स्विंग करते हैं, किस तरह नया बॉल करते हैं, किस तरह बैटिंग करते हैं। खुद ही ये कैसे सीखा हमने सिर्फ क्लब क्रिकेट खेल खेल के सीखा है। हफ्ते में 5-5 6-6 मैच होते थे। रमजानों में सहरी के बाद फौरन टेप बॉल का मैच होता था। 1:30-2 बजे किसी भी ग्राउंड में रमजान में 8 बॉल का मैच होता था, जो 20 ओवर की क्रिकेट हम कहते हैं ना, कराची से निकली है 20 ओवर की क्रिकेट, वो खेलते थे। उसके बाद रात में किसी और ग्राउंड में नाइट मैच होता था। 3-3 मैच खेलते तो डिफरेंट क्रिकेट होती थी। सहरी में टेप बॉल, अगले पूरा दिन 2 मैच 8 बॉल के। भाई उसके अलावा रमजानों के अलावा 5-5 6 दिन क्लब क्रिकेट का मैच होता था। मुझे एक बात बताओ, जब हमारी रोज मार लग रही है क्लब के मैच में, रोज मार लग रही है, और खेलते भी सीमेंट के ऊपर थे ना, बॉल वहां स्विंग होता था ना, स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होता था। और उस टाइम के स्पिनर देखो, सीमेंट पिच पे बॉल ब्रेक नहीं होता था, वहां करने की कोशिश कर करके उनके फिंगर्स में, शोल्डर्स में कितनी जान आ गई थी। तो जब आप रोज मार खा रहे हैं, आप रोज आउट हो रहे हैं, तो आप क्लब क्रिकेट में ही क्रिकेट सीख जाएंगे यार। फिर वो लड़के सीखे हुए ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते थे। उनको नहीं मुश्किल होती थी। जब भी कोई नया लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता था, उसको पता था कि हमने बॉलिंग कहां करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ किस तरह करना है। हमारे क्लब क्रिकेट और ये जितने भी सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम दूसरी कंट्रीज की, इनके सबके सिस्टम में क्लब क्रिकेट है, जिसकी वजह से वो फिर खेल खेल के अच्छे प्लेयर बनते हैं, वहीं तगड़े होते हैं, वहीं सब कुछ होता है। अगर उनके सिस्टम में कोचिंग सिस्टम का काम है, वो उसमें उन पे काम करते हैं यार। मतलब इतनी इजी, आप जो कहते हैं ना कि यार, मतलब लोग समझते हैं हम इनके अगेंस्ट जाते, तो भाई हम इनको वो मैसेज भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं कि यार ये कर लो। आप जब तक अपनी क्लब क्रिकेट हफ्ते में 5-5 6 दिन क्लब क्रिकेट नहीं करेंगे, मैचेस नहीं करवाएंगे, आपके लड़के प्लेयर नहीं बन सकते। बस ठीक है, ये बात सही है। क्लब क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेडियम पे कैसी बॉलिंग कर रहे थे? रेड बॉल के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलिंग चल रही थी। कोई, मुझे नहीं लग रहा था कोई ऐसा एटीट्यूड था, कोई ऐसा एग्रेशन था। तो मुझे तो नहीं समझ, मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कोई जो है वो मैच खेल रहे हैं। बात ये है कि भाई आप अपनी कंडीशन में परफॉर्म करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान से। अब आपकी तरफ से कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। देखिए, एक्सक्यूजेस करते रहेंगे तो फिर तो आप 36 चीजों में निकाल देंगे। रनअप सही नहीं था, ग्राउंड ठीक नहीं था, पिच मुश्किल, वो लैंडिंग अच्छी नहीं हो रही थी, स्लिप हो रहा था पाँव, हवा बहुत ज्यादा थी, तो ये सब कुछ होता रहेगा तो क्या करूँ। अब मुझे याद है 2011 में वेलिंगटन टेस्ट मैच में खेला था, आई थिंक वेलिंगटन था। उस ग्राउंड में हवा बहुत चलती थी। अब एक एंड से मैं, जिस एंड से मैं गेंद कर रहा था, उस एंड से कोई गेंद ही नहीं करना चाह रहा था, वो हवा इतनी ज्यादा थी। वो मुझे याद है कि एक दफा ऐसा, एक बॉल पे ऐसा हुआ, मैं रनअप लेके वापस जा रहा, बॉल करते मैं उधर ही निकल गया, दूसरी तरफ ही निकल गया हवा से। इतनी तेज हवा चल रही थी। सही है ना। तो बात यह है कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ थी तो फिर भी मैं एक्सक्यूज नहीं कर सकता। भाई बॉलिंग तो करनी है ना, अब क्या करें। तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं यार, और कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूजेस हैं। अब एक्सक्यूजेस को आगे लेके चलते हैं, बात तो हमने भी आगे बढ़ानी है। शोएब मकसूद ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक खेलते हैं, लेकिन आजकल अब इनके बयानात सुन रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पर ये बड़े एक्टिव हैं और बड़ी अच्छी बात इन्होंने आज सुबह मेरी नजर से गुजरी। वो की थी वो डोमेस्टिक सिस्टम जो पाकिस्तान का, उससे भी नीचे का एक सिस्टम है जो क्लब और डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम है, उस पर तनकीद शोएब ने बड़ी वैलिड, मुझे ऐसा लगा, की है। तो वहीं से बात का आगाज करता हूँ, फिर थोड़ी सी और बात करेंगे। शोएब मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। अभी आपको गुफ्तगू में शामिल करने से पहले तनवीर से मैं यही बात कर रहा था, तो इनका भी कहना यह है कि नीचे का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद ऊपर रीजन पे आए तो बहुत सारे मसाइल हैं। आप किस तरह से इस सूरत हाल को देखते हैं? भाई मैंने ये बात आपसे नहीं, ये बात अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल तो अभी बनाया है, कोई 2 महीने हुए हैं। इस चीज को मैं पहले भी ट्विटर के थ्रू भी बड़ा हाईलाइट करता रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रास रूट के साथ और अपने क्लब के साथ फिजिकली और इमोशनली बड़ा अटैच हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर। तो मैंने इन चीजों को करीब से देखा है। हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है कि या तो आप लकी हो, आप उस बंदे के क्लब के हो जो प्रेसिडेंट है या सब कुछ का डंडा है या सब कुछ है, या फिर आप पाकिस्तान अंडर 16 या 17 से ही पीसीबी के सेटअप चले। जो 98% ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने इस सेटअप में रहकर आगे आना होता है, उनकी बड़ी मुश्किल करप्ट सिस्टम है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम आज होते हैं ना कि बाबर आजम को टीम में नहीं डाला इसलिए, जवान को नहीं डाला इसलिए ये हार गई। तो हमारी इतनी इंस्टेबिलिटी है और इतनी इनकंसिस्टेंसी, इसकी सबसे बड़ी वजह करप्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन 70 से 80% जो प्योर टैलेंट है ना, वो डिस्ट्रिक्ट पर नहीं आ पाता। तो मैं हमेशा से, आपसे नहीं, जब मैं करंट सारी क्रिकेट नेशनल टीम भी था, मेरा ट्विटर आज से 4-5 साल पीछे जाके देखते मैं तब इस चीज को बड़ा हाईलाइट करता होता था। अगर इस पे किसी से जाए दी गुलाम वाला सलूक किया जाता है। आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी है, क्लैरिटी नहीं है। अगर थोड़ी सी स्पेस आप चेंज कर लें, अपनी ओपन स्पेस में चले जाएं, तो हम आपको दोबारा मिला लेते हैं। ओके।
ओके ओके, चलें शोएब को दोबारा लाइन पे लेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी वही बात की ना, क्लब का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या अहदेदार आपके साथ उसकी सेटिंग होनी चाहिए नीचे। देखिए ये तो कराची में भी होता है, कितनी दफा होता हुआ है, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे क्लब में आ जाओ। मुझे कितने लड़कों ने बोला है, बेताशा लड़कों ने बोला है, जब मैं ग्राउंड जाता हूँ, कभी प्रैक्टिस करने जाता हूँ, मिलते हैं, शिकायतें लगाते हैं कि यार ऐसे ऐसे बातें होती हैं कि जी मेरे क्लब में आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, इस जोन में आ जाओ, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिलती रहेगी, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। तो वो फिर लड़के कोशिश करते हैं, और सबको पता है कि यार कौन पावरफुल है यहाँ पे, किसके क्लब में जाओ, किन लोगों की तरफ जाओ, आपको क्लब क्रिकेट मिलती रहेगी। और यार मतलब यानी ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं है, ये एक बच्चे को भी पता है कि कौन से जोन में जाओगे आपको वहां से क्रिकेट आराम से मिलेगी। इसी वजह से कोशिश करते हैं लड़के कि उसी जोन में जाके खेलें, उसी क्लब से खेले जाके, ठीक है ना, कि हमें आराम से मतलब यानी डोमेस्टिक के हर किसी न किसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। और मैं हूं चाहे कोई भी, हमें बहुत आसानी से एक चीज समझ आती है। आप देख लें जितनी टीम सेलेक्ट होती है आपकी डोमेस्टिक की, 4 डे हो या T20 हो या 1 डे हो, आप देख लें ज्यादातर किस क्लब के लड़के हैं, हाँ। किस जोन के लड़के हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बात यह है कि जो लोग एसोसिएशन के अंदर रह के, हाँ। एसोसिएशन के अंदर रह के अपने वोट बनाने के लिए, हाँ। ठीक है, आते हैं और अपने क्लब के लड़कों को वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है वोटिंग का सारा सिस्टम होता है ना यार, हाँ। तो वो प्रमोट करते हैं अपने क्लब के लड़कों को कि देखिए जी मेरे लड़के मेरे लड़के मेरे लड़के, सही है। तो वो जब आप इस किस्म के क्लब क्रिकेट में आके सिस्टम बनाएंगे तो फिर आप जो वो लोग इन जैसे लोग एसोसिएशन में जब आएंगे तो वहां भी तो वो अपने लोगों को लाएंगे ना भाई। शोएब मकसूद दोबारा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शोएब, जो पहले बात हो रही थी वो उस बात को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। कराची में भी ये मसला देखा गया है कि एक जोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक क्लब बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसी की फिर चलती भी है। तो इस मसले से निकलने का क्या है आपके पास तजवीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए? जी शोएब, चलें राब्ता बहाल करना मुश्किल हो रहा है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। हम इस मौजू पर बात करते रहेंगे और हम इस मौजू को आगे भी चलते हैं लेकिन हमारा जो शोएब अगर आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इस पर हमने काफ़ी गुफ्तगू तो कर ली है। अब पाकिस्तान का जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है उस पर ज़रा तफसील से आप बताएं। आपने पहले एक दफ़ा बताया भी है कि उसका पैर और हाथ में जो रिदम है वो सही नहीं है। बिल्कुल, तो उसको अगर दोहरा दें उस बात को, उसको क्या करना चाहिए अपनी लेंथ? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये जो बॉलिंग आर्म है ना, शाहीन का बॉलिंग आर्म या किसी भी फास्ट बॉलर का ये जो बॉलिंग आर्म है, ये जब आप गैदर पे आते हैं, जब ये खुलता है पूरा और ये बॉलिंग आर्म जब इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे, इस जगह पे जब इस पोजीशन पे आता है तो उस वक्त आपका जो फ्रंट पांव है, जो नो बॉल वाला पांव होता है, वो लैंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जब लैंड होगा तो यहां से पावर लगेगी, जब लैंड होगा तो उसके बाद आपको पावर भी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको ये हाथ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि नीचे से आपको पावर मिल गई, आप लॉक हो गए, ये हाथ आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं बॉल फेंकेंगे। अभी जो उसके साथ हो रहा है वो उसके हाथ की पोजीशन यहीं पे होती है और इधर आती है जहां पे पैर लॉक होना चाहिए और वो एयर में होता है, कुछ सेकंड्स के लिए एयर में होता है, और जब एयर में होता है तो इसका हाथ यहां होता है, और जब ये लगता है नीचे इसका हाथ यहां तक आ चुका होता है। तो जब ये इस पोजीशन पे आ चुका होगा तो ये तो पावर फोर्स खत्म हो गई ना आपकी, और जब इस पोजीशन पे आएगा तो फिर आप एक्यूरेट एक जगह पे बॉल नहीं कर सकते। ये चीजें क्यों हमारे लोगों को नजर नहीं आ रही? जब आप देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं, जेवलिन थ्रो और बॉलिंग एक चीज है, दोनों एक ही चीज है। उसमें आप जेवलिन एयर में फेंकते हैं, इसमें आप बॉल सीधी फेंकते हैं, काम यही है। भागते हुए आते हैं दूर से, जिस हाथ में बॉल होती है, जिस हाथ में जेवलिन होता है, ठीक है, उसके बाद आप भागते हैं, सबसे पहले आके आप पैर लॉक करते हैं फ्रंट वाला, इसी पे तो सारा आपने लोड लाना है। जब इसको लॉक करते हैं तो जेवलिन फेंकते हैं ना आप, तो इसी को लॉक करते हैं, आप बॉल भी करते हैं। तो इसको मैं एयर में रखूं थोड़ी सी देर के लिए, मैं देखता हूं जेवलिन कितनी दूर जाती है। शाहीन के बारे में नहीं जाएगी। आपने इतनी तफसील से बात कर ली, कोई और मुझे बात करता सुना नहीं इसके बारे में। नहीं है ना, पता ही नहीं है ना। नहीं, पता है, लेकिन पता होते हुए भी शाहीन पर तनकीद नहीं होती जैसे जितनी बाबर पे होती है। नहीं, शाहीन पे करनी चाहिए, क्यों नहीं तनकीद करनी चाहिए? नहीं, इतनी होती क्यों नहीं जितनी बाबर पे होती है? जितना क्रिटिसिज्म बाबर पे होता है उतना शाहीन पे भी होना चाहिए ना भाई। आप भी इतने सीनियर हो चुके हैं, आपको जब आप इतना अरसा खुद क्रिकेट खेल रहे हैं तो शाहीन के पास तो वीडियोस होंगी, सब कुछ होगा। तो यार आप भी खुद भी अपने आप को थोड़ी सी चीजें देखो ना, कि मुझे अगर मार लग रही है या मेरी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी नहीं है, क्या मेरे एक्शन में फर्क है, क्या मेरे लैंडिंग में फर्क है, क्या मैं गैदर करता हूं यहां कहां फर्क है। मैंने तो सिंपल सी उसको चीज बता दी है। अब इंप्लीमेंट करना लोगों का काम है, ये मेरे हिसाब से कि क्या होना चाहिए। आप अपना रनअप स्लो करो, बहुत तेज भागता है जिसकी वजह से उसका जो हाथ है वो बहुत क्विक घूमते हैं। रनअप स्लो करो, ठीक है, गैदर पे आओगे थोड़ा सा होल्ड कर लोगे, जब होल्ड करोगे फिर आपका जब स्लो होगा, होल्ड करोगे, हाथ खुलेंगे, फिर ये पांव ऑटोमेटिकली आपका जमीन पे लग जाएगा। जब ये हाथ आपका इस पोजीशन पे होगा, ये तेजी से घूमता है, ये इसकी पोजीशन यहां आ जाती है, हाथ पैर इसका एयर में रहता है। ये इंजर्ड जब हुए थे फील्डिंग करते हुए, तो उसके बाद से जब वापस आए वो शाहीन अफरीदी नजर नहीं आते। तो ये इंजरी का खौफ है या इंजरी की कोई इंजरी का या कुछ और ऐसा? देखिए वो खौफ नहीं है, वो अब चीज नहीं है, क्योंकि बॉल कहीं ना कहीं 140 तक तो वो जाते हैं ना वो। लेकिन मसला ये है कि अगर आपके रनअप से लेकर आपके लैंडिंग तक, फॉलो थ्रू तक, ठीक है ना, जब रनअप से लेकर रिलीज बॉल जब तक आप करते हैं, इस पूरे एरिया इसके दौरान अगर आपकी कोई सी चीज भी
थोड़ी सी भी मतलब वो एक्यूरेट नहीं हुई, ठीक है, आप थकने लग जाएंगे जल्दी। आप सिर्फ 4 ओवर जोर मारेंगे, 5 ओवर जोर मारेंगे, मुझे उसके बता बाद थक जाएंगे आप। मुझे ब्रेक लेना है, इसको अगले T20 में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। आपके वसीम जूनियर, आप उसको खिला दें, रेस्ट करवाएं शाहीन को। वो बिल्कुल टच में नजर नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बॉलिंग हो रही है। आप वसीम जूनियर को खिलाएं ना। अगर आप ये कहते हैं कि भाई टेस्टिंग हो रही है 2026 के लिए, तो फिर आप अगर बाबर रेस्ट कर सकता तो फिर शाहीन क्यों नहीं रेस्ट कर सकता? लाजमी नहीं है कि अगर आपके हेड कोच कहते जी कि हमने इन दोनों को, हारिस और शाहीन को T20 के लिए रखा है, अगर T20 वो मार खाई जा रहे तो फिर इनको खिलाने का फायदा क्या? हारिस को खिलाएं। हारिस को तो खिलाएंगे ना, उसने 2 आउट किए शायद, लेकिन बात यह है कि शाहीन का मुझे समझ नहीं आ रहा हारिस रऊफ के साथ जाए। चलिए ठीक है, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम जूनियर, इनके साथ फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए अगले T20 मैच के लिए, ये तनवीर का कहना है। वो आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान का जो T20 मैच हुआ न्यूजीलैंड से, दूसरा, उससे पाकिस्तान को शिकस्त हो गई, लेकिन अभी शिकस्त कौम को शिकस्त भी हो गई एक तरह से। कौम भी दिल गिरफ्ता है, शिकस्त खुर्दा है कि पाकिस्तान की टीम जीत से करीब भी नहीं आ पा रही है। करीब आना तो दूर की बात है ना, मतलब एक हार होती है, एक मतलब ऐसी हार होती है कि आप बिल्कुल फ्लैट हो जाएं पूरे मैच में। तो इस मैच में ऐसे ही नजर आया, लेकिन उम्मीद है जिस पर दुनिया भी कायम है, हम भी अपनी उम्मीदें रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे 3 जो तनवीर ने भी सजेस्ट किया कि फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दें, शाहीन अफरीदी को रेस्ट दें, उस्मान को खिलाएं। तो उस्मान को मैं इनसे पूछता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। उस्मान को अगर खिलाएं, उस्मान विकेट कीपिंग भी करता है, तो क्या हारिस को ड्रॉप करके खिलाएं उसको, क्योंकि उसने ओपन भी करनी होती है। हारिस को ड्रॉप कर दें, उस्मान तो विकेट कीपिंग भी कर सकता है, या नवाज को कर दें, जो आपको समझ आती है, दोनों में से किसी एक को कर दें। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट तो खेली नहीं, लेकिन हारिस को मैं समझता हूं कि अगर आप समझते हैं तो हारिस को ड्रॉप करें, क्योंकि वो तो सीनियर है, वो तो नवाज से भी सीनियर है, वो तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, वो जिस तरह खेल रहा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, अगर मैं हारिस को जब देखता हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है पूरे ग्राउंड में पैनिक हुआ हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसका ध्यान एक तरफ होता है या नहीं होता है। वो जल्दी में रहता है, हर चीज में जल्दी में रहता है। हम बात करते होते हैं कि पहले 6 ओवर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं T20 के अंदर। ये 2 प्लेयर जो हैं, डेविड वार्नर और साइफर्ड, बार बार हमें ये बता रहे हैं। दोनों मॉडर्न डे प्लेयर्स हैं, दोनों ने अच्छे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन है और ऊपर से कराची किंग का कप्तान भी है, दूसरा न्यूजीलैंड से जब भी रिसेंटली खेला है उसने बड़ी पिटाई लगाई है पाकिस्तान के स्पेशली नेशनल साइड को। और वो दोनों जो हैं अब दे डूइंग देयर जॉब फॉर कराची किंग्स। पावर प्ले में इतना जबरदस्त स्टार्ट दे देते हैं कि उसके बाद जो है बड़ी आसानी पैदा कर देते हैं बाकी के प्लेयरों के लिए। तो आप देखिए कि पावर प्ले का कितना अमल दखल है। तो हम बार बार यही कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो 1980 में ही जी रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि उनका मानना ये था कि एंकर प्लेयर अभी भी चाहिए। और इस लीग के अंदर भी आप चेक करेंगे कि अभी भी जो जिन प्लेयरों को निकाला गया वो भी एंकर रोल ही प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इससे ऊपर शायद उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो जाएं। उन्हें डर लगता है कि हम आउट हो जाएंगे, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारी जगह ही ना छिन जाए। जो डर की वजह से ऑलरेडी जो है जगहें छिन गई। और उससे बुरी बात ये थी कि वो सीनियर प्लेयर्स थे, वो प्लेयर्स थे कि जिन्होंने डिफाइन करना था तरीका पूरे यंगस्टर्स को। पहले पाकिस्तान टीम के अंदर बताना था कि इस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है, सीनियर एज रोल मॉडल्स। और उसके बाद उनको बाकी के बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, क्योंकि नेशनल साइड में इस तरह की क्रिकेट खेली जा रही थी, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज था। लेकिन 1 साल से जब मीडिया ने इस पे आवाज उठाना स्टार्ट की है तो अब हमें तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब हमें अच्छे यंग गन्स, यंग प्लेयर्स आए हैं जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तेज क्रिकेट खेलते हैं। और मेरा वो मोमेंट ऑफ द डे था वो आज नियाजी की जो इनिंग थी वो थी, जिस तरह उन्होंने छिक्के लगाए। और स्पेशली वो 2 ओवर, सेकंड लास्ट जो ओवर था और थर्ड लास्ट ओवर था हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने 41 रन दोनों ने मिलकर उन 2 ओवर्स में दिए। तो वो मेरा वो मोमेंट ऑफ द डे था, इरफान खान नियाजी की इनिंग। आपका वो मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो न्याजी ने तो अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त उन पे फेथ शो किया कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने। शुरू के अंदर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था, आउट हो रहे थे बार बार भी पिछली इनिंग के अंदर, क्योंकि स्टार्ट इतना जबरदस्त था। फिर बात स्टार्ट पे आती है पिछले मैच के अंदर भी कि इनके पास टाइम था न्याजी के बाद। जब ये बारी लेने आए थे लास्ट मैच में, साइफर्ड और वार्नर ने पावर प्ले में इतनी पिटाई लगा दी थी कि इनके पास टाइम था थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने का, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया होगा। और इस मैच के अंदर जो इनसे एक्सपेक्टेशंस है कराची किंग की टीम की, वो उन्होंने करके दिया। 2 बड़ा जबरदस्त मैच फिनिश किया, छिक्के भी लगाए। और फिर जो मेन बॉलर थे उनके, जो पाकिस्तान के भी बॉलिंग अटैक रहा है बड़े अरसे तक, अब उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। तो उनको 2 ओवरों में 41 रन जो किए हैं वो था मैच का पूरा पासा ही वहां से पलट दिया। और आप एक्सपेक्ट करते हैं शाहीन, जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर गालिबन अपनी बेस्ट नहीं लेकिन डिसेंट बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी कैप्टनसी करते हुए भी एट टाइम्स वो नजर आए हैं। लेकिन आज जहां उनकी टीम को उनकी जरूरत थी नीचे डेप्थ के ओवर्स में, इतना इंपॉर्टेंट कराची के साथ जो एक बड़ा मैच, हाइप वाला मैच था, उसमें वो डिलीवर करने में नीचे से नाकाम रहे। वो भी और हारिस रऊफ भी दोनों डिलीवर करने में नीचे से नाकाम रहे। अगर वो दोनों अपनी बॉलिंग अच्छी कर देते और थोड़ा सा कम स्कोर में ये 2 ओवर निकालते तो शायद मिचेल के पास एंड में काफी स्कोर होते उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एक और बात आप देखते चलिए, हर वो टीम जिसके पास एक बॉलर शॉर्ट है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई है एट टाइम्स, एटलीस्ट ज्यादा दफा स्ट्रगल करते हुए नजर आई है। आप देखें हुसैन तलत, शाबर जल्मी जो है एक बॉलर शॉर्ट खेलते हैं,
उस दिन हुसैन तलत को आखिरी ओवर कराना पड़ा और आखिरी ओवर में उन्होंने स्कोर पूरा करा दिया, ठीक है, उनको बचा के रखना पड़ा। उसके बाद सेम हैज़ हैपेंड टुडे एज वेल। इससे पिछले मैच में भी आप देखें यही चीज़ होती रही है कि जो पार्ट टाइम बॉलर है उसको आखिरी ओवर मिलता है, जिस तरह शहजाद ने इस्लामाबाद के मैच में किया और फिर आज डैरिल मिचेल ने किया। तो ये जो थ्योरी है एक बैट्समैन बढ़ा के एक बॉलर शॉट करने की, ये पाकिस्तान की जो है ना ये एक प्लानिंग का हिस्सा रही है बड़ी देर तक, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन्स थे उनको ये चीज़ सूट करती थी, उनको ऐसी चीज़ें सूट करती थी कि अपने क्योंकि बॉलिंग पे उन्हें ज़्यादा चीज़ें डालनी होती थी, वो अपनी बैटिंग को कुशन देते थे, लंबा करते थे, जो कि गलत है। हमारा मानना है कि आपको पूरी बॉलिंग के साथ जाना चाहिए, जो कि हमेशा आपको हेल्प करती है। और आज हमने एक दफ़ा फिर देखा 9 स्कोर बड़े स्कोर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक जेन्युइन बॉलर मौजूद हो उसको डिफेंड करने के लिए तो एटलीस्ट चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही 8 से 10 स्कोर किसी नॉन रेगुलर बॉलर को इंसान देखता है तो पहले हाथ ही यही, स्पेशली जब आपके 2 मेन बॉलरों को 2 ओवरों में 41 पड़ गया ऑलरेडी, और उसके बाद जब आखिरी ओवर जो है आपका नॉन रेगुलर बॉलर जो कि डैरिल मिचेल थे उन्होंने किया तो खासा रिजल्ट। भाई से बात करिए, मैसेज पे बात करिए, उसके बाद हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं हर्ट हुआ बीइंग अ पाकिस्तानी। लाजमी बात है, इंडियंस भी बीइंग अ इंडियंस हर्ट हुए, और वो जो वाक़या हुआ है वो सबके लिए हर्टफुल है। जो जिसमें इंसानियत होगी वो लाजमी कंडेम करेगा उस वाक़े को, वो हमने करा जो होना चाहिए। लेकिन जो थोड़ी सी मुश्किलात हैं जो बातचीत के ज़रिए या एविडेंस के ज़रिए, वो हमने आपसे बात करी। और रही बात एशिया कप के हवाले से, आपका सवाल आने दें टाइम, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन लगता यही कि एशिया कप अब नहीं होगा। सुपर सैटरडे कल क्रिकेट की जीत हुई, इस्लामाबाद टॉप पे थी, अब सेकंड पे आ गई है, थर्ड पे लाहौर है, चौथे पे कराची। आज कराची का मैच लाहौर से बड़ा वाइटल मैच है, लाहौर बेहतर टीम है। पिछले 2 मैच जो इस्लामाबाद खेला है ना, वो जीतना ही नहीं चाह रहा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कल भी आपने देखा 6 लड़के नए चेंज करे, तो एक कॉम्बो जो होता है उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। कल जो उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल क्लब लेवल पे था, कि लास्ट ओवर में जहाँ पे 3 कैच छोड़ दिए, और बैड कैप्टनसी बाय आगा सलमान कि लास्ट ओवर एमर्जिंग बॉलर से करा रहे हैं, जिससे एक बॉल भी पहले नहीं कराई। फील्डिंग और कैप्टनसी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरह बैटिंग ऑर्डर में जो शफलिंग करी, गॉस जो नंबर 3 पे रन कर रहा था उसको नंबर 5-6 पे भेजना नहीं। अभी तो कोयटा की टीम में मोहम्मद आमिर नहीं था, 157 नहीं बना पाती इस्लामाबाद यूनाइटेड। 58 फॉर 9 लॉस, 91 फॉर 6, तो वहीं से उनकी बैटिंग क्लब्स हो गई। वो तो नीचे से होल्डर ने रन कर दिए 14-15 वाइटल, तो 157 पहुंचे। उसके बाद कोयटा भी फंस गया, सब आउट हो गए, रोसो भी आउट हो गया, फिन एलन भी आउट हो गया। आउट नहीं हुआ तो हसन नवाज नहीं हुआ, और उसने मैच जितवा दिया। 64 करे नॉट आउट, 41 बॉलों में 2 चौके 4 छक्के, जिसमें 2 छक्के लास्ट ओवर में थे। तो मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस ये है जी, बैड कैप्टनसी बाय सलमान अली आगा, सीखने की ज़रूरत है। साहबजादा फरहान ने जी 39 करे, मोहम्मद नवाज अच्छी फॉर्म में आया, बॉलिंग भी बढ़िया करी उसने, 49 करे। उसके बाद फ़हीम ने जी दोबारा 3 ओवर में 25 रन देके 4 आउट करे। खुर्रम शहजाद अच्छी बॉल कर रहा है, 1 आउट करा, अबरार ने 1 आउट करा। आमिर के ना होने से थोड़ा सा उनकी बॉलिंग का फ़र्क है। कोई जब लाहौर से दूसरी जगह ये मैच खेलेंगे कोयटा, तो इनके 1 या 2 बॉलर एक्सपोज होंगे, ये मेरा अपना मानना है। बाकी नसीम ने अच्छे बॉल करे, सलमान इरशाद ने अच्छे बॉल करे, नवाज का मैं आपको बता चुका हूँ। जिस तरह का मैच होना चाहिए था वैसे ही हुआ, आखिर तक पता नहीं चल रहा था कौन जीते कौन नहीं। हसन नवाज ने अच्छी चीज़ ये करके सिंगल नहीं लिया लास्ट ओवर में, क्योंकि खुर्रम शहजाद था, 8 आउट हो चुके थे, तो उसने बिल्कुल सही फैसला करा। लेकिन क्या वो पाकिस्तान टीम में एज ए ओपनर उसने 100 करा है तो नीचे नंबरों पे खेलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। 2 बहुत वाइटल पॉइंट कोयटा ने ले लिया, टॉप पर आ गया जी। अब आ जाते हैं एक और मैच जो आरसीबी वर्सेस सीएसके बॉटम की टीम का हुआ, और सीएसके जीता हुआ मैच हारा। आप देखिए वहाँ पे भी 97 पे पहली विकेट गिरी, उसके बाद आरसीबी वाले कोलैप्स हो गए। बितल ने 55 करे, विराट कल बहुत अच्छा खेला था, 62 करे, 187 के स्ट्राइक रेट से, ऐसे लग रहा था 250 रन आराम से बनेंगे, लेकिन एकदम कोलैप्स हुआ। उसके बाद नीचे से जो 14 बॉलों में रोमारियो शेफर्ड ने फिटा लगाया ना, वो टू गुड था। आप ये देखें उसने 53 करे 14 बॉलों में नॉट आउट, और जो खलील के लास्ट ओवर में जो उसने 33 रन लिए ना, मैच वहाँ से चेंज हुआ। उसके बाद भी चलें पहले बॉलिंग का बुझना पार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तनवीर अहमद के बारे में। जी हाँ, तनवीर अहमद
जो हमेशा से ही पाकिस्तान की टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो बाबर आजम को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी होते रहते हैं और जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएँ भी आती रहती है दर्शकों के द्वारा। लेकिन दोस्तों अगर हम आज की वीडियो के बारे में बात करें तो दोस्तों तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम को अपने घर में रौंदा था T20 सीरीज़ में, उसके बाद से ही पाकिस्तान की टीम की नीयत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है इस टाइम पर, उसको देखकर साफ साफ नज़र लगा सकता है कि किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ दिया है। ऐसा भी लगता है कि दोस्तों जैसे शायद उनके सपने में, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के सपने में शायद न्यूजीलैंड के बॉलर्स या बैट्समैन भी आ रहे हो, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलरों की न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने धुनाइयाँ की थी उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे उनको न्यूजीलैंड के बॉलर का सामना करना पड़ता है, उसके बाद में वो लगातार फ्लॉप होते चले गए और पूरी टीम छोटे छोटे स्कोरों पर आउट होकर चली गई। हालांकि पाकिस्तान की टीम एक मैच जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम ये 4-1 से सीरीज़ हार गई थी। वहीं दूसरी ओर वो ODI सीरीज़ भी खेली थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ में, उसके बाद में वो सीरीज़ भी वो हार गई थी। लेकिन दोस्तों जिस तरह से क्या कहते हैं पाकिस्तान की टीम का इस सीरीज़ में जो हर्ष बिगाड़ा गया था न्यूजीलैंड के बॉलरों के द्वारा या बैट्समैनों के द्वारा, उसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो चुके हैं और उन्हें अभी सामने वाली टीम का कोई भी पैंतरा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अभी PSL में भी इनकी बैटिंग या बॉलिंग चल रही है पाकिस्तान के मैन बैट्समैन या मैन बॉलरों की, उसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि इनके जो बैट्समैन हैं या बॉलर हैं वो किसी भी काम के नहीं रह गए हैं और वो सिर्फ बातें ही करना जानते हैं, उसके अलावा और भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनके प्रदर्शन देखकर साफ साफ अंदाजा लगा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों किसी भी बैट्समैन या बॉलर का इस तरीके का प्रदर्शन नहीं है कि उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बैट्समैन अच्छी फॉर्म में है या बॉलर अच्छी फॉर्म में है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। 6 पे भेज रहे हैं, आप उसको 3 पे भेज के देख लें, नजीब ज़ादरान को खिला के देख लें, शायद वो आपके लिए परफॉर्म कर दे, जो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इसी अप्रोच की वजह से आप देख लें किस हाल पे पहुंच गई है, आपकी आंखों के सामने है। और पेशावर ज़ल्मी को भी उस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं जिसने पहले 6-7 साल 8 साल डोमिनेट किया। कहां से कहां टीम आ जाती थी और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस टीम में वो डरी हुई अप्रोच आ गई है, क्यों इस टीम में ये अप्रोच आ गई है। सिर्फ 130-140 वाली टीम है चेज में, क्या इससे पहले इतने रन नहीं चेज किए? क्या समझ नहीं आती? जब 160 प्लस हो जाए 170 प्लस हो जाए तो रन चेज ही नहीं कर सकते, थोड़ी सी क्वालिटी बॉलिंग आ जाए, थोड़ा सा बाउंस आ जाए तो समझ नहीं आती बैटिंग क्या करनी है। वो इसलिए कि जब आप ऐसे ट्रीट करेंगे, सफियान को खिलाया ठीक है, पाकिस्तान का बॉलर है भाई, परफॉर्मेंस भी तो क्राइटेरिया है ना। तो आपने इस वक्त आपको जीत की ज़रूरत है। 6 मैच हो गए, सिर्फ 2 विक्ट्री हासिल की हुई है इस टीम ने। और इस टीम ने, मैनेजमेंट ने पहले 6-7 साल 8 साल बड़ी मेहनत की है फैंस बनाने में, फील्ड में जाके इंटरेक्शन हुआ है लोगों के साथ, इवेंट हुए हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने फैंस जो बनाए हैं। आप देखें लाहौर का मैच नहीं था, क्राउड देखे क्योंकि पेशावर ज़ल्मी खेल रही थी। आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे, इस अप्रोच के साथ खेलेंगे, ये सारे दूर हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम से भी इसलिए दूर हुए हैं, डरी हुई टीम बना दी आपने वो टीम का हाल कर दिया कि अब 10 से वोट करवाएंगे ना कि पेशावर ज़ल्मी को क्या नंबर देंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 से ज़्यादा कोई नंबर देगा, क्योंकि ये हालत, ये अप्रोच पेशावर ज़ल्मी टीम की हो गई है। जब आप इधर उधर से मशवरे लेंगे ना तो यही हाल होगा। जब आप साइंसदान रखेंगे ना, उनसे पूछेंगे ना तो यही हाल होगा। जब आप पूछेंगे ना जिन्होंने टैलेंट पाकिस्तान का ख़राब किया है, उनसे पूछेंगे ना तो यही हाल होगा जो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी का हुआ है। पाकिस्तान क्यों क्रिकेट इतनी नीचे आई है? इसी वजह से आई है कि अपने फेवरेट्स खिलाने के चक्करों में आपने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर दी है और आप समझते हैं कि आप बड़े परफेक्ट हैं। ये आपकी गलतफहमी है। अफसोस होता है क्योंकि इस ज़ल्मी के लिए हम लोग खेले हैं। ये जो फैंस हैं ज़ल्मी को आउट ऑफ द वे जाके पता नहीं कहाँ से आके सपोर्ट करने आते हैं, और इनके बगैर कुछ नहीं है ज़ल्मी, ना हम है ना ज़ल्मी है। और आज ज़ल्मी जो बनी है इन फैंस की वजह से बनी है, इनको ना दूर होने दें, कुछ होश के नाखून लें। जावेद भाई को सोचना पड़ेगा, अगर इस फ्रेंचाइज के लिए आपने फैंस और लेके आने हैं, बचानी है इसकी रेपुटेशन, तो बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। बातों वालों में बात करने से, कन्विंस करने से, ऐसे बंदों से समझ आनी चाहिए कि कौन है ऐसा कौन नहीं। T10 समझ के खिलाते जा रहे हैं यार।
किस बेस पे खिला रहे हैं, किस बेस पे टीम बना रहे हैं। ठीक है आपकी टीम है, आप डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन बाहर देखते हुए दुख होता है जब वैसी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। समझ नहीं आती। एक हेलमेट पे बॉल क्या लगा, पूरा ड्रेसिंग रूम हिल गया। समझ नहीं आई बैट्समैन को क्या खेलना। और टशनबाजी ऐसी है कि जैसे पता नहीं दुनिया फतह कर ली है, पता नहीं कितने मैचेस जितवा दिए हैं, पता नहीं कितनी मरतबा चैंपियंस करवा दी है। हार जीत होती है, बंदा थोड़ा लड़ता तो सही है यार, कोई एफर्ट तो दिखाता है, कोई अप्रोच तो दिखाता है। क्या डरी हुई अप्रोच, क्या सेल्फिश अप्रोच कि अपना कर लें बस, हम बच जाए, टीम बेशक बढ़ जाए, और बढ़ गई है टीम, लेकिन अप्रोच क्या कह सकते हैं। जब ऐसे बंदे होंगे ना मशवरे देने वाले, यही हाल होगा। लेट्स सी क्या होता है। अब देखें पाकिस्तान के जो मेन प्लेयर हैं वो किस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। मैं पहले एक दिन पहले जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर का मैच हुआ, क्या कमाल की अप्रोच थी लाहौर कलंदर की। बुरे तरीके से हारे हैं, लेकिन अप्रोच देखें, गेम अवेयरनेस देखें, कंडीशन के मुताबिक खेले हैं। क्या डैरन मिचेल खेला है, क्या फ़खर खेला है, क्या सिकंदर रजा खेला यार, वो जिम्बाब्वे में खेलता है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, स्पेशली अगर हम बात करें तो तनवीर अहमद के रिएक्शन देखने का बाद आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि बाबर आजम को क्यों सपोर्ट करते हैं और लगातार बाबर आजम को क्यों सपोर्ट करते हैं नजर आते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से बाबर आजम को लगातार सपोर्ट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मौके की भी खानी पड़ती है, और लोग उनको गालियाँ बकते हैं और दर्शकों, जिससे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। क्योंकि दोस्तों बोलते हैं कि जो इनके दर्शक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों यही कारण है कि जिस तरह से बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं फ्लॉप फॉर्म के बावजूद, उसके अलावा वो फिर भी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, जिस कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी, तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान के जो युवा टैलेंट को जो मौका दिया है उस टैलेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर देखा जाए तो वो T20 सीरीज़ में पाकिस्तान के जो चयन करता है उन्होंने यंग टैलेंट को मौका दिया था, लेकिन दोस्तों उस टैलेंट में भी कुछ खास नज़र नहीं आया, जिसे लेकर तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हुए नजर आए PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान के जो कप्तान हैं उनको। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनके प्रदर्शन रहे, उन्हें साफ साफ ये दिख रहा था कि यंग टीम में कोई दम नहीं है, और उसमें इसलिए उन्होंने इसकी भी सिफारिश कर दी कि बाबर आजम और रिजवान को दोबारा से पाकिस्तान की टीम में वापस लिया जाए T20 के। लेकिन दोस्तों उनका आना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है बाबर आजम या फिर मोहम्मद रिजवान की, वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चली। क्योंकि दोस्तों एक टाइम पर उनकी शुरुआत में ओपनिंग करने आते थे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी होने लगे थे, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन काफ़ी ज़्यादा स्लो खेलते हैं, और जो T20 के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है किसी भी टीम के लिए। अगर आपके ओपनर दोनों ही स्लो खेलने वाले हैं तो इससे आपकी टीम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, और जो पीछे आने वाले बैट्समैन होते हैं वो खुलकर नहीं खेल पाते। क्योंकि दोस्तों अगर आप 15 ओवर खेलने के बाद में 10 कुल 100 रन बना रहे हैं तो इससे टीम के पर ही दबाव होगा, और जो पिछले बल्लेबाज हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से तनवीर अहमद अभी भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं बाबर आजम को, बोल रहे हैं कि बाबर आजम काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, या फिर बाबर आजम या रिजवान को वापस लाने की सिफारिश कर रहे हैं लगातार PCB क्रिकेट बोर्ड से, ये देखने काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित है। क्योंकि दोस्तों बाबर आजम भी लगभग 31 साल के होने वाले हैं, और अभी भी अगर पाकिस्तान उनमें फ्यूचर दिख रहा है तो ये पाकिस्तान की नाकामयाबी है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जो बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।